So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be reading about fraud. Definition of fraud under section 17. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड की क्या डेफिनेशन दी गई है हम उसे देखते हैं. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट or with his convenience or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract. फ्रॉड का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्टी ने करा है या करवाया है अपने किसी एजेंट से किसी दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए या उसके एजेंट को धोखा देने के लिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सके, इसको हम फ्रॉड कहते हैं. और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द सजेशन एज अ फैक्ट टू विच इज़ नॉट ट्रू. और हमने आपको इंड्यूस करा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आओ कोई ऐसा सजेशन या फैक्ट दिखाकर जो सच नहीं है बट हमने आपको सच बताया है. किसी भी फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट करना जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन दिखानी है और मैंने अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्टिवली छुपाया है आपसे तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा. एक ऐसा प्रॉमिस जिसे मैं पूरा करना ही नहीं चाहती हूँ, अगर मैंने ऐसा प्रॉमिस आपसे कर लिया तो वो भी एक फ्रॉड है. कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपको धोखा हो या कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसे स्पेसिफिकली लॉ फ्रॉडुलेंट मानता है. द फॉलोइंग आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड. नाउ इसमें कुछ फ्रॉड के असेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं. देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स. कोई भी उसमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या कोई असर्शन या स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी पार्टी से जो कि गलत हो, फॉल्स हो. हाइवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड. हालांकि साइलेंस और जो एक्टिव कंसीलमेंट है उसे हम फ्रॉड मानेंगे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. कब वो हम देखते हैं. सो वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट, दिस इज अ बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. As per explanation of section 17, silence is fraud in the following situation. कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही हम साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे, अदरवाइज उसको फ्रॉड हम नहीं मानेंगे. साइलेंस इज कंडक्टेड और इक्विवेलेंट टू फ्रॉड व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक. जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलने की, वहां पर अगर आप चुप रह जाते हैं तो हम उसको फ्रॉड मानेंगे. A sell by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about unsoundness of the horse. This is not fraud by A. अब मान लेते हैं कि मैं A हूँ और आप B हैं. मैंने आपको अपना एक घोड़ा बेचा जो कि ठीक नहीं था, उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी. मैंने आपको कुछ बताया नहीं, ना ही आपने मुझसे कुछ पूछा, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा. उसमें हम बायर वाला रूल करेंगे, लेट द बायर बी अवेयर, केवियर टेम्पटर वाला जो रूल होता है, ठीक है. तो उस पर फ्रॉड नहीं माना जाएगा. In the above example, B is A's daughter. Here the relation between the parties would make it A's duties to tell if the B is unsound. और अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप मेरे डॉटर या सन हैं और तब मैं आपसे ये बात छुपाती हूँ तो फ्रॉड माना जाएगा कि हमारे बीच में जो रिलेशन है अब वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये तो हमारे रिलेशन के हैं, ये हमें अच्छा खासा सामान ही देंगे या अच्छा खासा हॉर्स ही देंगे, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है. और अगर उसमें भी मैं अगर चुप रह जाती हूँ तो वो मेरे लिए फ्रॉड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरी ड्यूटी थी बोलने की, क्योंकि हमारे बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. नाउ व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पर आपकी साइलेंस स्पीच के इक्विवेलेंट है और आप वहां पे कुछ नहीं बोलते हैं तो तब भी आपकी साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing, A silent is equivalent to speech. अगर B A से कहते हैं कि अगर तुम मना नहीं करते हो तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है, उसकी हेल्थ ठीक है और वो दिमाग से भी ठीक है, और अगर अब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो मेरी जो साइलेंस है वो स्पीच के इक्विवेलेंट मानी जाएगी क्योंकि आपने मुझसे बोला कि कुछ मत बोलो और मैं ये मान लूंगा कि हॉर्स ठीक है. नाउ द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट. मैं कोई भी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट दे रही हूँ दैट मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट. ए हु इज अबाउट टू सेल गुड्स सेज दैट गुड कॉस्ट इन ₹50,000. This is a statement of fact. But if he says that goods are worth ₹50,000, it is a statement of opinion. अगर A ये कहता है कि ये जो गुड्स मैंने खरीदे हैं ये 50,000 के हैं तो ये स्टेटमेंट है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो गुड्स अराउंड 50,000 के होंगे तो ये एक ओपिनियन है, ठीक है. तो आपके ओपिनियंस को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके फैक्ट और स्टेटमेंट जो आपकी असर्शन है उसको कंसीडर किया जाएगा. अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ ये गुड्स मैंने 50,000 के खरीदे हैं तो ये एक स्टेटमेंट है, बट अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो ये गुड्स हैं ये लगभग 50,000 के होंगे तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज अ ओपिनियन. The representation should be made before the conclusion of the contract with the intention to induce the party to act upon it. और जो भी मैंने स्टेटमेंट आपको दी है वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले होनी चाहिए, बनने से पहले होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की स्टेटमेंट को हम वैलिड नहीं मान सकते क्योंकि तभी साबित होगा ना कि स्टेटमेंट की वजह से आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं.
The representation or statement should be made with the knowledge of its falsity or without belief in trust or recklessly not caring whether it is true or false. और जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मुझे सच पता है लेकिन मैं सच को छुपाकर आपको झूठ बता रही हूँ, या मुझे एक्टिवली मैं किसी एक सच स्टेटमेंट को आपसे छुपा रही हूँ या किसी गलत स्टेटमेंट को सही कर दिखा रही हूँ. मान लेते हैं कि एक डॉग है, आपने पूछा कि क्या ये ठीक है, इसकी हेल्थ ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है बट मैं आपसे बोल रही हूँ कि हाँ हेल्थ ठीक है, तो फ्रॉड माना जाएगा. आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैंने आपसे एक्टिव कंसीलमेंट करी है, तो भी वो फ्रॉड माना जाएगा अगर हमारे बीच में रिलेशन है. सो दिस इज जस्ट द माइनर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. The other party must have been induced to act upon the representation or assertion. और जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट या असर्शन दी है आपको, उसके बेसिस पे आपने इंड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाना है. क्योंकि अगर आप उस स्टेटमेंट पे इंड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट में आते ही नहीं है तो वो फ्रॉड माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है तो फ्रॉड का एलिमेंट भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा. सो उस किसी भी स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन या असर्शन के बीच में आपको इंड्यूस होकर उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाना है. A bought shares in a company on the faith of the prospectus which contained an untrue statement that B was the director of the company. A ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे जिसमें उसे ये लगा था, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये लिखा था कि B जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है. A had never heard of B and therefore the statement was immaterial from his point of view. A ने कभी B के बारे में सुना नहीं था तो उसके पर्सपेक्टिव से जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये इमटेरियल थी. A's claim for damages in this case was dismissed because the untrue statement had not induced A to buy the shares. अब बाद में पता चला कि जो B था, डायरेक्टर था, उसे प्रोस्पेक्टस में तो दिखाया गया था कि ये डायरेक्टर है कंपनी का, लेकिन बाद में वो डायरेक्टर नहीं निकला. बाद में पता चला कि प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट थी. अब अगर A ने शेयर खरीदे हैं और उसे ये मालूम नहीं था कि B डायरेक्टर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्टर है कौन नहीं, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा. अगर वो इस पर्सपेक्टिव से लेता कि हाँ B इस कंपनी का डायरेक्टर है, ये अच्छा डायरेक्टर है, मैनेजमेंट अच्छा करेगा, तो इसकी कंपनी अच्छी चलेगी, इनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, तो मैं इनके शेयर खरीद लेता हूँ. अगर ये वाला केस होता तो हम मानते कि हाँ उसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उसने सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखकर शेयर्स खरीदे हैं. अगर इसमें लिखा गया है कि इट इज़ इमटेरियल टू ए कि बी डायरेक्टर है, तो अगर उसके लिए वो इमटेरियल है, तो अगर वो स्टेटमेंट गलत भी निकलती है प्रोस्पेक्टस में तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने उस बेसिस के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है. तो उसी स्टेटमेंट और असर्शन को हम कंसिडर करेंगे जिसके बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है किसी दूसरी पार्टी के साथ. The other party must have relied upon the representation and must have been deceived. वही पॉइंट है कि उन्होंने आपकी स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करना चाहिए और उसे धोखा होना चाहिए, कुछ लॉस होना चाहिए. The other party acting on the representation must have consequently suffered a loss. और कोई ना कोई आपको लॉस या डैमेज होना चाहिए, तो तभी हम मानेंगे कि वो फ्रॉड है, अदरवाइज नहीं. Now, effect of fraud upon validity of a contract. When the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at option of the party defrauded and he has the following remedies. अगर मान लेते हैं कि मैंने आपको ऐसी एक रिप्रेजेंटेशन दी और उसी रिप्रेजेंटेशन पर सच मानकर या बिलीव कर कर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया मेरे साथ, तो आपके पास क्या क्या डैमेजेस या राइट्स अवेलेबल हैं उन्हें हम पढ़ते हैं. आप या तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं रीजनेबल टाइम में, आप मेरे ऊपर चार्ज लगा सकते हैं कोर्ट का फॉर द डैमेजेस, और आप ये इंसिस्ट कर सकते हैं कि जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उसी कंडीशन पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैरी आउट करो. ठीक है. ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड द प्रेजेंटेशन मेड बीन ट्रू. अगर मैंने आपसे ये कहा है कि मान लेते हैं आपको हॉर्स चाहिए था एक रेस के लिए, और आपने हॉर्स मुझसे ख़रीदा और मैंने कहा कि हाँ हॉर्स तो ठीक है, बस उसको एक ऑपरेशन कराना है, उसके बाद वो अच्छे से दौड़ पाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए, मैंने ऑपरेशन वाली बात आपसे छुपाई थी, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको पता चलता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप मुझसे ये कहेंगे कि अब ऑपरेशन तुम करा कर दो, क्योंकि मैं इस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में आया था कि हॉर्स बिल्कुल ठीक है, अब इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो तुम इसका ऑपरेशन कराओ और उसके बाद ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट करूँगा. तो या तो आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं रीजनेबल टाइम में, डैमेजेस के लिए आप स्यू कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन जो आपने दी थी इस रिप्रेजेंटेशन को आप सच कर दो तो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और कैन स्यू फॉर द डैमेजेस. नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शन? इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. अब किन किन केसेस में फ्रॉड या फिर कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल नहीं मानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड?
If the party whose consent was caused by silence which amounting to fraud had the meaning of discovering the truth with ordinary diligence. अगर मान लेते हैं कि आपने मेरे से कोई क्लोथ खरीदा, ठीक है, क्लोथ मैंने आपको बेच दिया, ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि हाँ क्लोथ ठीक है ना, मैंने कहा कि हाँ ठीक है। अब बाद में आपने घर जाकर देखा कि क्लोथ तो ठीक नहीं था और मैंने आपसे पहले बोल दिया कि आप सामान वापस नहीं करेंगे, तो उस क्लोथ को आप वहाँ पर चेक कर सकते थे, बट आपने चेक नहीं करा। तो आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपको वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। आपके पास चांस था डिस्कवर करने का कि उसमें कोई चीज़ या कोई चीज़ डिफेक्टिव है या नहीं, और आपने उस चांस को खो दिया। सो यू विल नॉट बी अवॉर्डेड विद दोज बेनिफिट्स। अ फ्रॉड विच डज नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू एग्रीमेंट। और अगर मैंने सिर्फ आपसे कोई स्टेटमेंट बना दी कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा मेरा सामान है और ख़रीद लो, लेकिन आपने वो ख़रीदा नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो फिर फ्रॉड का कोई मतलब ही नहीं बनता। So this was it all about the fraud. I hope you're able to understand it. In the next video, we will be covering the topic of misrepresentation. Thank you so much for watching this video.